हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथी हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि भारत ने पूरी दुनिया के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, ठीक है, G20 को उनको दिल्ली में, राजधानी में इकट्ठा करके दिखाया और एक बेहतरीन इवेंट हुआ है G20, जो कि अब G21 है। तो इससे रिलेटेड एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है कि सबसे पहले तो ये बात देख लेते हैं कि G20 इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस पर अभी न्यू की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो ये देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 20 देश दुनिया का 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। आप वीडियो पॉज करके देशों के नाम पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है भारत और फ्यूचर प्रेसिडेंट जो होने वाला है ब्राजील। समझते हैं कि दुनिया को G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई। G20 के पहले इन देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे। इनमें मेजरली डेवलप्ड देशों का नाम है। लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते हैं और एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में दुनिया की एक कोने में होने वाली चीज दुनिया के दूसरे कोने में भी इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेते हैं। जो हुआ तो अमेरिका में था, लेकिन रिसेशन पूरी दुनिया में आया। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई और फिर वो पूरे एशिया में फैल गया। तो 1999 में G7 की तरह G20 भी एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि इन G7 के देशों ने जाना कि और देशों का कोऑपरेशन भी जरूरी है। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इसे सीरियसली लेना स्टार्ट किया। उसके बाद ये सारे लीडर्स सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशंस करने लगे। चैप्टर 2, G20 काम कैसे करता है। G20 के 2 मेन टास्क या फिर 2 ट्रैक्स होते हैं, द फाइनेंशियल ट्रैक एंड शेरपा ट्रैक। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए हैं तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए शेरपास होते हैं। फाइनेंस ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग। और शेरपा ट्रैक में डिप्लोमैट्स फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर। भारत का प्लान यह है कि अगले एक साल में 200 से ज्यादा मीटिंग्स होने वाले हैं, जिसमें 32 सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, भारत उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं। इस एक मूव से दूसरे देशों से अच्छी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है। UAE भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी भारत ने G20 का हिस्सा बनने का इनविटेशन भेजा है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आज के हमारे फेवरेट मिनिस्टर्स में से एक है। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया है कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलप्ड देश आते हैं और ग्लोबल साउथ में वो सारे देश हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली के G20 समिट में कहा था कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशंस यानी ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारों पे चलते हैं। भारत आज एक ऐसी सिचुएशन में है कि हम रशिया से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से बात कर सकते हैं और हम US से भी बात कर सकते हैं। आवर डिप्लोमेसी हैज सीन अ रिवाइवल इन द पास्ट ईयर और हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। अगला एक साल भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, सही मुद्दे उठाने के लिए। चैप्टर 3, Why 2023 is so important for India। बहुत सारे लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है, तो कभी ना कभी भारत के पास आने ही वाली थी। इसमें बड़ी बात क्या है? भारत ने ये प्रेसिडेंसी पाकर कुछ नहीं उखाड़ा है एंड पार्शियली दे आर करेक्ट। प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उस प्रेसिडेंसी को हम कैसे यूज करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। आज फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। ये आज तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप होने वाला है। ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतर ने एज ए कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उससे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस ही होगा। तो क्या कतर के लोग पागल है वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप कतर में होना कतर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय दुनिया की सारी नजरें
इस छोटे से देश पर हैं। ये कतार को एक एक्सीलेंट मौका देता है अपनी प्रोग्रेस दुनिया के सामने लाने का, अपने कल्चर से लोगों को रूबरू करवाने का। भारत की G20 प्रेसिडेंसी भी कुछ ऐसे ही है। इट इज अ चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। भारत फेल कैसे होता है ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। 2021 में दुनिया ने सिर्फ भारत की जलती हुई चिताएं देखी। जब एक देश के बारे में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही दिखती है तब ऐसा इंप्रेशन बनता है कि उस देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि हम ग्रीन एनर्जी में काफी एडवांसेस कर रहे हैं। हमारा फिनटेक दुनिया में सबसे एडवांस्ड है, लेकिन हम हमारे एडवांसेस दुनिया को दिखाते ही नहीं, फोकस करते हैं सिर्फ हमारी कमियों पे। और G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, हम एक कॉम्पिटिटिव फोर्स है जो दुनिया को हिलाकर रख सकते हैं। 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गई। कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में कई इश्यूज सामने आए। यूरोप के देशों में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो कोल, ऑयल, गैस ऐसे डर्टी फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही व्हीट के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं और इस सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। There has never been a time when world's inequalities were more visible. दूर से देखे तो साफ नजर आता है, some countries run the world and now they're scared, क्योंकि उनका डोमिनेंस खतरे में आ रहा है और वो उस डोमिनेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए डेवलप देश क्लाइमेट फाइनेंसिंग से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो सारे फ्लड्स, हीट वेव, साइक्लोन्स उन्हें तो हिट करने वाले हैं ही नहीं, और उनके पास बहुत सारा पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास सिक्योरिटी है। आज भारत को एक मौका मिला है इन सारी चीजों को सामने लाने का, अपनी कहानी खुद दुनिया तक पहुंचाने का और इक्विटेबल सॉल्यूशंस की दिशा में टॉक्स को ले जाने का। कुछ ही दिनों पहले भारत में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जहां अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स मिले। तब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज ऑपोजिशन हो सकता है, लेकिन दुनिया के सामने हैज अ यूनाइटेड भारत आना होगा, क्योंकि इसी में देश के सिटीजन्स का फायदा है। उदयपुर में हाल ही में सबसे पहली G20 मीटिंग हुई, जहां अलग अलग देशों के शेरपास ने हमारे वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ हमारे डिजिटल पेमेंट्स रेवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया। इंटरनेशनल डिग्निटरीज ने यूपीआई यूज करके पेमेंट करके देखा। उन्होंने जाना कि यूपीआई कितना सिंपल है। इस एक सिंपल सी मूव की वजह से शायद यूपीआई को इंटरनेशनल बनने में हेल्प होगी। सच में यूपीआई को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन है। वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। भारत ये हमेशा कहते आया है और आज इस बड़े फैमिली को होस्ट करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब हम इस अपॉर्चुनिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि भारत के अगले 10 साल कैसे होने वाले। जी बिल्कुल ऐसा ही है। G20 इंडिया के लिए बहुत अहम है। G20 ने इंडिया के लिए बहुत से कामयाबियों के रास्ते खोल दिए, बहुत से कामयाबियों के रास्ते खोले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखे ना, वीडियो में एक सवाल उठाया गया कि क्योंकि वीडियो का जो टॉपिक था कि वो ये था कि G20 इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? जिस तरह पहला सवाल उठाया गया, क्या इंडिया पूरी दुनिया को लीड कर सकता है? जी हाँ, इंडिया ने पूरी दुनिया को लीड करके दिखाया। इसके लिए मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसी रिएक्शन में आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि देखें क्या समा बनाया गया, क्या माहौल बना है, क्या पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि इंडिया ने वर्ल्ड लीडर्स को, ठीक है, इकट्ठा किया और वहां से जो इंडिया की कामयाबी और उड़ान है ना, ये शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि भारत ने अपनी उड़ान के लिए टेक ऑफ कर दिया है। अब ये जो आने वाले 10 साल, जिस तरह वीडियो में बताया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं G20 की इस मीटिंग के अमल से। ठीक है, और ये जो मौका मिला है कि जिसमें भारत की पावर का जिक्र किया गया कि इंडिया के पास पावर है, वो जिस G20 में जिस मुल्क को चाहे शामिल कर सकता है और कराया है। अफ्रीकन यूनियन को देखें। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा पुराना था लेकिन फिर भी इंफॉर्मेटिव था। BNU का ये हमने चूज इसलिए किया कि जो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा मौका है इंडिया के लिए इसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करने का, तो इसमें कोई शक नहीं, नरेंद्र मोदी ने इस मौके को जो है ना अवेल किया है और अफ्रीकन यूनियन जैसे ममालिक को G20 से G21 कर दिया है। ठीक है, ये है नरेंद्र मोदी जी के विजन की पावर। ठीक है, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी जी के विजन का फैन हूँ। ठीक है, इनकी शख्सियत का फैन हूँ, क्योंकि ये अपना किरदार बेहतरीन तरीके से निभाना जानते हैं। ठीक है, तो G20 वीडियो में जिस तरह बताया गया कि इंडिया के पास लीड करने की पावर है। ठीक है,
कुछ कर दिखाने की पावर है? जी हाँ, है। ऑलरेडी हम कहते आ रहे हैं इंडिया बहुत एक्स्ट्रा कर रहा है, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहा है और जी20 से जो कॉरिडोर सामने आया है, ठीक है, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, मैं पहले भी कह रहा था, जो हमारा सी पैक है, चाइना और पाकिस्तान का कॉरिडोर, इससे कई गुना बेहतर इंडिया ने अपना कॉरिडोर मुतारिफ करा दिया है। जी20 ने अपना कॉरिडोर मुतारिफ करा दिया है, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। ये वो कॉरिडोर है, यकीन माने, जिससे मैंने पहले भी कहा है कि इंडिया की जो मार्केट है ना, ये बूस्ट करेगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक है। और ये इंडिया के लिए इतना पॉजिटिव साइन है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आने वाले 10 साल जिस तरह जी20 के इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेंगे, इंडिया दुनिया की एक बेहतरीन इकॉनमी बन के खड़ा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। विजन चल रहा है इंडिया का, पूरे भारत का, नरेंद्र मोदी जी का और उनकी टीम का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया को दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाना है। लेकिन इसके पसे पर्दा अगर हम मजीद इसकी डीप रिसर्च करें तो 2040 तक इंडिया के ऑफिशियल्स चाहते हैं कि इंडिया को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बना दें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इकॉनमी हो, टेक्नोलॉजी हो, हर लिहाज से इंडिया की जो मार्केट है वो रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेस दिखा रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस दिखा रही है, और ये प्रोग्रेस इंडिया के आगे बढ़ने की जमानत है, ठीक है। ये एक बात तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि 2023 ये आया और इस वक्त 9 सितंबर से जी20 की मीटिंग शुरू हुई और ये इवेंट इतना कामयाब गुजरा है इंडिया के लिए, यकीन माने, मैंने जिस तरह कहा कि तरक्की के नए रास्ते खुले हैं, ठीक है, और पूरी दुनिया को मैसेज किया है। जिस तरह एक सवाल था कि क्या इंडिया लीड कर सकता है, तो एज अ प्रेसिडेंट भारत ने इस बार जी20 को लीड किया और अफ्रीकन यूनियन जैसे मुल्क को इस जी21 की हैसियत से इसका हिस्सा बनाया, जी20 को जी21 कर दिया। तो ये पावर सही मानों में इस्तेमाल की है और इससे जो कॉरिडोर निकल कर आया है, क्योंकि बार बार कॉरिडोर की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये इंडिया की तरक्की की जमानत है। इंडिया की जो मार्केट है इसको एक्सपेंड करने के लिए बहुत जरूरी था और वक्त पे फैसला लिया गया है। मैं यही देखकर हैरान होता हूँ कि इंडिया यार ये कर कैसे लेता है, ठीक है। और बात हो रही है क्योंकि जी20 के इम्प्रेशन की और पूरी दुनिया पे इस पे क्या रिएक्ट दे रही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माहौल बना हुआ है वो ये है कि यार देखो, इतनी हम लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं इंडिया के साथ, आज हमारे पास गंदम पूरी नहीं होती, अनाज पूरा नहीं होता, इवन कि हमारे पास महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम फ्यूल नहीं खरीद सकते अपनी बाइक में डलवाने के लिए, और इंडिया जी20 मुल्क का हिस्सा होते हुए एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत पूरे जी20 को होस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो दिल्ली के अंदर समा बनाया गया वो तो आपको पता है कि कितना, मतलब दुल्हन की तरह दिल्ली को सजाया गया है और वर्ल्ड लीडर्स को वहाँ पे इकट्ठा करके राजधानी के अंदर इतनी प्यारा मैसेज गया है पूरी दुनिया को कि यार हाँ, भारत कुछ कर सकता है, भारत लीड कर सकता है, ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। और उसके अलावा बाद जिस तरह अभिमन्यु ने एक सवाल उठाया था कि हमने, यानी कि इंडिया ने, ठीक है, इंडिया पे रिएक्ट करते हैं तो इंडिया की बात करें, इंडिया अपने पॉजिटिव सेक्टर्स को कैसे पूरी दुनिया के साथ मुतारिफ करा सकते हैं। यूपीआई पे ऑलरेडी हम रिएक्ट भी कर चुके हैं, ठीक है। अब इंडिया अपनी हर एक स्ट्रेटजी में इतना डीपली रिसर्च कर रहा है कि कैसे रुपी को पावरफुल बनाना है, तो यूपीआई सिस्टम का इसके लिए बहुत अहम है, ऑलरेडी रिएक्ट भी कर चुके हैं। हर लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त जी20 का पूरी दुनिया पे जो असर गया है वो इतना शानदार है, इतना बेहतरीन है कि हम लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। ये एक फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो फीलिंग्स की बात आई है तो मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा देखते हैं कि ये इवेंट इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट था और इस वीडियो से क्या फीलिंग्स निकल के आ रही हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने के लिए कि इंडिया ने किस हद तक कामयाबी हासिल की है। तो ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर
वीडियो को देखकर इस तरह लगता है नवीद कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बेहतरीन तरीके से लीड किया है। लीड करके दिखा दिया है। ये जो सवाल था कि क्या भारत जो है, लफ्ज़ भारत इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे क्योंकि इस G20 में जो थीम वर्ड था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत, ठीक है। तो लफ्ज़ भारत की बात है तो हम आपको जानते हैं, एज अ पाकिस्तानी हम भी जानते हैं कि इंडिया इट मीन्स भारत, भारत इट मीन्स इंडिया, ये आर्टिकल है, दोनों एक ही नाम है। तो भारत से जो है पूरी दुनिया को पहचान कराई गई। फिर इस वीडियो में आपने इम्प्रेशन देखा होगा कि किस तरह भारत ने पूरी दुनिया को लीड किया और पूरे वर्ल्ड लीडर्स को यहाँ पे इकट्ठा किया गया। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो बाइडेन जी के साथ बिल्कुल भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की चेयर थी और दोनों ही आपस में बड़े बहुत ही पुरजोश अंदाज में एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी की तो वैसे भी शख्सियत है, लोगों को, लीडर्स को अपना कर लेते हैं और ये अपना करने वाली जो उनके पास ताकत है, माइंड ब्लोइंग, बहुत आला। और ये इवेंट दिखाने का आपको मकसद ये था कि ये प्रूव है कि इंडिया ने ये जो समिट था इसको कामयाबी से अवेल किया है, ठीक है। और इसमें एक आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल फ्यूल अलायंस ग्रुप दिखाया गया, ठीक है, बायोफ्यूल ऑलरेडी इस पे हम रिएक्ट भी कर चुके हैं, ये इंडिया के लिए, ठीक है। जिस भी मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ मुझे इतनी डीपली रिसर्च नजर आती है इंडिया की, इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी नजर आती है कि यार दिल से आवाज आती है कि वाह क्या बात है इंडिया, बहुत आला, यकीन माने बहुत ही उम्दा और बेहतरीन समिट रहा है ये। इससे इंडिया की उड़ान जो है शुरू हो रही है, नए दरवाजे शुरू हो रहे हैं, कॉरिडोर जो बन रहा है, ये इंडिया की कामयाबी की जमानत है। तो हर लिहाज से इंडिया ने करके दिखाया है कि यार वाकई इंडिया एक बेहतरीन, अमन पसंद और डेमोक्रेटिक और एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया के शाना बशाना चल सकता है। ये मैसेज वाकई देने में इंडिया बिल्कुल कामयाब रहा है। आप इस पे क्या समझते हैं? अगर आप समझते हैं कि ये इंडिया का एक कामयाब समिट था तो वीडियो को एक लाइक कर दें। इससे मुझे ये फील होगा कि वाकई जो मैंने बात किया है कि ये कामयाब समिट है इंडिया का, एक कामयाबी का ये जो नया सफर का आगाज हुआ है ये इंडिया की कामयाबी की जमानत है। और इस पर मैं कहता हूँ कि यार इंडिया हमेशा से, भारत हमेशा से कर दिखाने की सलाहियत रखता है। और आज फिर मैं ये कहता हूँ कि भारतीय कौम ने अपनी कामयाबी का लोहा मनवा लिया है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।